Hello and good morning, dear students. This is your next class of Chapter 1, Resources and Development. Previous classes में हमने resources को define किया बहुत तरीके से, उसके जो classifications है उनकी बात की, कैसे वो classify किए जाते हैं various basis पर, उनके classification का basis क्या है, और फिर next हमारा topic है land utilization. धरती का जो हमारी भूमि है उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन यानी उपयोग करे और कहाँ कहाँ उनका उपयोग होता है. एक्चुअली नंबर 1 से स्टार्ट करना था, बट जीरो का इम्पोर्टेंस आपको पता है कितनी ज्यादा है. तो चलिए 0 नंबर पे हम डालते हैं फॉरेस्ट और उसका इम्पोर्टेंस. आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, क्लास 10th में इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. फॉरेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस और कितना ज्यादा ये हमारे लिए वाइटल है और इम्पोर्टेंट है. तो लैंड यूटिलाइजेशन का एक अच्छा खासा हिस्सा फॉरेस्ट कवर्ड है, चाहे किसी भी कंट्री में हो, इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो. दूसरे नंबर पर यानी नंबर 1 पर आता है लैंड नॉट फॉर कल्टीवेशन. ऐसी जमीन जिनका हम कल्टीवेशन में इस्तेमाल नहीं करते, जैसे आपका रोड है, बिल्डिंग है, रेलवे स्टेशन है, इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी चीजें हैं. लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूज इनमें आता है. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग रोड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन. नेक्स्ट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब ऐसे लैंड जिसको हम कल्टीवेशन में यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में यूज नहीं कर रहे. इसका है एक्सक्लूडिंग फैलो मतलब पड़ती जमीन, पड़ती बंजर जिसको हम छोड़ देते हैं. अगर आपने एग्रीकल्चर से अगर आपका वास्ता पड़ा हो तो जानते होंगे, गांव में जो बंजर जमीन छोड़ दी जाती है कुछ सालों के लिए, उसी को फैलो कहते हैं, पड़ती जमीन. इसमें भी 2-3 टाइप है. पहला है परमानेंट. तो फैलो लैंड को छोड़कर जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उसमें एक आ गया जिसका हम कल्टीवेशन में यूज नहीं करते, परमानेंट पेस्चर्स का मतलब हो गया स्थायी चारागाह. स्थायी चारागाह मतलब वो जमीन, और जैसे पठारी एरिया में जो ढलान है उस पर, और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का एक बड़ा सा हिस्सा है, महाराष्ट्र का बड़ा सा हिस्सा, जो जानवरों को चराने में, उनको पालने में परमानेंट पेस्चर यानी स्थायी चारागाह की तरह से यूज किया जाता है. तो ये सेक्शन भी हमारा अनकल्टिवेटेड लैंड में आ जाता है. यानी परमानेंट पेस्चर्स का यूज हम एग्रीकल्चर के लिए नहीं करते और न कर सकते. नेक्स्ट है लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स. ट्री क्रॉप्स का मतलब जैसे आप कई बार आप लोग भी अपने बेनिफिट के लिए कुछ ऐसे ट्री लगाते हैं जो आगे चल के फर्नीचर की लकड़ियां दे सके या और दूसरे पर्पस को सॉल्व कर सके, फुलफिल कर सके. तो लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स, उसे भी हम अनकल्टिवेटेड लैंड में ही काउंट करते हैं, क्योंकि उसे भी कल्टीवेशन में यूज नहीं किया जाता. लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स ये सब अनकल्टिवेटेड लैंड में आएगा. फिर है कल्टिवेबल वेस्ट लैंड. कल्टिवेबल वेस्ट लैंड मतलब ऐसे बेकार जमीन. वेस्ट लैंड मतलब बेकार जमीन जो फालतू पड़ा है, किसी काम का नहीं आ रहा, विच इज अनकल्टिवेटेड फॉर अराउंड 5 years. करीब 5 साल 6 साल से ऐसे ही पड़ा है, वो भी हमारा अनकल्टिवेटेड लैंड में काउंट होगा. कल्टिवेबल वेस्ट लैंड कभी हो सकता है 10 साल पहले, 20 साल पहले जहां खेती कर पाते थे, किसी कारणवश किसी वजह से वो अनकल्टिवेटेड है मोर देन 5 years से, तो वो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड में काउंट होगा. नेक्स्ट आइए, यहाँ नंबर 3 है, बट एक्चुअली दिस इज नंबर 4, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है. 0, 1, 2, 3. तो 3rd नंबर पे फैलो लैंड. फैलो लैंड मतलब पड़ती जमीन. पड़ती जमीन आपने हमेशा गांव में देखा होगा, सुना होगा कि जमीनों को खाली छोड़ दिया जाता है. जब उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उनका जो ह्यूमन
ह्यूमस लेवल है या उनकी जो फर्टिलिटी है वो अगर कम पड़ जाए तो उन्हें फैलो छोड़ा जाता है। तो फैलो लैंड जो पड़ती जमीन है उसमें 2-3 टाइप है। पहला है करेंट फैलो। करेंट फैलो मतलब किसी कारण से हमने 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने किसी जमीन को खाली छोड़ दिया, मीन्स लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर अगर वो बढ़ती पड़ा है, फैलो पड़ा है, तो उसे करंट फैलो नाम देते हैं। फिर अदर देन करंट फैलो। अदर देन करंट फैलो में आ गया ऐसे लैंड जो कि अनकल्टिवेटेड है 1 ईयर से लेकर 5 ईयर्स तक। खासकर जहां गन्ने की खेती होती है या और बहुत सारे जगह पे जहां हाई कंटेंट जैसे राइस वगैरह की खेती की जाती है, बहुत ज्यादा जमीन का यूटिलाइजेशन किया जाता है, तो ऐसी जमीन को कभी कभी 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये काउंट होगा अदर देन करेंट फैलो लैंड में, विच इज अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 ईयर्स। इसका भी हम एग्रीकल्चरल लैंड में कल्टीवेशन में यूज नहीं लाते और वो काउंट नहीं होता किसमें, नेट सोन एरिया यानी कुल कृषि योग्य भूमि में। कृषि योग्य भूमि में उसका यूज नहीं, उसका नाम नहीं आ रहा, उसका काउंट नहीं आ रहा। लास्ट नेक्स्ट नंबर है हमारा नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब कुल कृषि योग्य भूमि। तो कुल कृषि योग्य भूमि वो सारी हो गई जिसमें हम साल में कम से कम एक फसल जरूर लेते हैं। सोन मोर देन वंस अ ईयर, साल में एक या एक से ज्यादा फसल जिसमें ली जाती हो वो नेट सोन एरिया में काउंट होता है। अच्छा, नेट सोन एरिया उसके अलावा जो हम बागान है, प्लांटेशन है, फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं, वेजिटेबल्स, इन सब, तो इस तरह की सारी खेती को मिलाकर कहा जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप एरिया मतलब कुल उपज भूमि। तो ये तो हो गया आपका लैंड यूटिलाइजेशन। किस किस तरीके से हमारे देश में विभिन्न तरीके से, विभिन्न प्रकार से, अलग अलग तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज पैटर्न मतलब जमीन के उपयोग का जो पैटर्न है, तरीका है, वो क्या क्या है, किस तरीके से, किस बेसिस पर उनका जो उपयोग है वो बदलता है या उसे हम उपयोग में नहीं लाते। तो लैंड यूज पैटर्न कैरेक्टराइज्ड होता है बहुत सारे फैक्टर्स से। लैंड यूज पैटर्न सबसे पहले डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स हो गया जैसे जमीन किस तरह की है, पथरीली है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, या फर्टाइल प्लेन है, या फॉरेस्ट है, या कोस्टल रीजन है, सेलाइन है। जिस तरह का जमीन होगा, यानी जैसे फिजिकल फैक्टर्स होंगे उस तरह से उसका लैंड यूज पैटर्न डिटरमाइन होगा, यानी उसका हम कैसे कहाँ यूज करें या अनयूज्ड रहेगा वो पता चलेगा। तो ये एक फैक्ट समझिए, 93% ऑफ टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आर इन रिकॉर्ड। हमारे देश का जो टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इसे कन्वर्ट करें तो आता है 32,80,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। इस 32,80,000 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा सा सेक्शन जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, वो हिस्सा अभी भी, और नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट का जो काफी जंगली वीरान इलाका है वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, क्योंकि उसकी वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं आ पाता। फिर जम्मू कश्मीर साइड का एक बड़ा सा हिस्सा है जो कुछ हिस्सा, एक तो पीओके आप जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो ऑफिशियली हम उसे अपने रिकॉर्ड में काउंट करते हैं, बट इट इज एक्चुअली आउट ऑफ आवर कंट्रोल। तो वो हिस्सा भी हम काउंट तो कर लेते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, लेकिन वो हमारे पास है नहीं। सो वी आर हैविंग ओनली 93% ऑफ दिस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड। इस 93% में इतनी सारी जो भी एक्टिविटी है वो हमारी होती है।
लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर्स हैज डिक्रीज। इस पॉइंट को समझे। डे बाय डे हजारों सालों से हमारे यहाँ संस्कृति जो पनपी हुई है उसमें बड़ा सा हिस्सा है जो, अगर हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है तो हमारे यहाँ जो जानवरों मवेशियों की संख्या है वो भी करीब करीब इतनी ही है, कम नहीं है। तो उन जानवरों को खिलाने के लिए बड़ा सा हिस्सा जो चारागाह का है वो धीरे धीरे डिक्रीज यानी खत्म होता जा रहा है। फिर फैलो एंड करेंट फैलो आर नॉट प्रोडक्टिव। जो बढ़ती जमीन हम छोड़ देते हैं, चाहे वो करेंट फैलो हो या फैलो हो, वो भी हमारे काम नहीं आ पाता, यानी उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो भी हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं है। चलिए, फॉरेस्ट एरिया ये डिजायर्ड माना जाता है किसी भी देश के लिए कि आप उस देश में कम से कम देश का 1/3 हिस्सा मतलब 33%, 33% हिस्से पे जमीन पे फॉरेस्ट हो। लेकिन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में ही फॉरेस्ट सोसाइटी में कि अंग्रेजों ने आने के कुछ ही 100 साल, करीब 50-100 साल बाद बड़े लेवल पर हमारे यहाँ जंगलों की कटाई करवाई थी और तब से कंटिन्यूअसली कटता ही जा रहा है। बाद में इंडियन गवर्नमेंट जब अपनी सत्ता में आई, भारत सरकार ने वनों का संरक्षण शुरू किया, उनका कंजर्वेशन शुरू किया, तो अब जो फॉरेस्ट एरिया है वो अपने आप को हील कर रहा है, यानी वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। तो 33% जो होना चाहिए वो हमारे पास एक्चुअली है नहीं। इट इज अराउंड 20-24% ऑफ इंडियन लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। नेक्स्ट आते हैं वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड जो कंप्लीटली हमारे किसी भी काम का नहीं है, जो बेकार पड़ा है, जैसे रॉकी माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे जो पथरीले पहाड़ है, या प्लेट्यू है जो सिर्फ पहाड़ पत्थरों से ढका हुआ है। फिर डेजर्ट, राजस्थान और गुजरात का कुछ पार्ट जो बड़े से डेजर्ट से, थार डेजर्ट से घिरा है, उसका भी हम कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। सेमी एरिड एंड एरिड लैंड। सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क। गुजरात का जो रण और कच्छ का इलाका है वो सेमी एरिड में काउंट होता है, और राजस्थान का एक बड़ा सा एरिया है वो एरिड यानी शुष्क एरिया में, सूखे एरिया में काउंट किया जाता है। तो ये सारा है जो हमारे यहाँ लैंड अवेलेबल है, उनका लैंड जो यूज पैटर्न है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि का अपक्षय, भूमि का खराब होना, बेकार होना, एंड कंजर्वेशन मेजर्स यानी उसको रोकने के उपाय। क्या उपाय है, क्या हम तरीका इस्तेमाल करें जिससे उनका कंजर्वेशन हो सके, उनका संरक्षण हो सके। कुछ पॉइंट्स समझिए। 95% ऑफ बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड बाय लैंड। हमारी जो डेली लाइफ की जितनी भी जरूरतें हैं उसमें से 95% हम जमीनों से ही पूर्ति करते हैं। दे आर फुलफिल्ड बाय लैंड। लेकिन अगर देखें तो हमारे देश में जो टोटल ये एरिया है उसका 130 मिलियन हेक्टेयर्स जो है वो कवर्ड है डिग्रेडेड लैंड से। डिग्रेडेड लैंड मतलब ऐसा लैंड जिसका हम किसी भी तरीके से कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस डिग्रेडेड लैंड में भी 3 टाइप है। फॉरेस्ट डिग्रेडेड, जंगलों ने जिस लैंड को कवर कर रखा है, लेकिन वो किसी भी जंगल है लेकिन वो भी जंगल हमारे काम का नहीं है, उसे हम कहेंगे फॉरेस्ट डिग्रेडेड, जो कि 28% ऑफ लैंड पार्ट है। पूरे डिग्रेडेड लैंड पार्ट का 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड है। फिर वाटर एरोडेड, यानी हमारे देश में कई सारी नदियां हैं जो अपना रास्ता चेंज करती रहती है, बदलती रहती है, और वो सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर, हजारों स्क्वायर किलोमीटर एरिया को बर्बाद कर देती है। तो वाटर एरोडेड मतलब जल अपर्दित। तो भूमि जल अपर्दित यानी वाटर एरोडेड जो हिस्सा है वो टोटल डिग्रेडेड लैंड का 56% है। फिर रेस्ट जो बचा इन दोनों को ऐड करके 16%,
वो कवर्ड है सेलाइन एल्केलाइन। सेलाइन यानी नमकीन, एल्केलाइन यानी खारा। इस तरह के जमीन से उसका भी हम कोई यूज नहीं कर पाते। जो समुद्र के किनारे कई सारे ऐसे शहर है या कस्बे है या बड़ा सा हिस्सा है जो ओशियन बैक वाटर, समुद्र से जो पानी अंदर चला आता है और काफी साल तक बड़ा सा हिस्सा कवर कर लेता है और बाद में फिर वो लेक का भी फॉर्म ले लेता है, वो ऐसे हिस्से से जुड़ा है जिसे हम सेलाइन एल्कलाइन डिग्रेडेड लैंड कहते हैं। फिर माइनिंग एंड क्वेरिंग हैज आल्सो डिग्रेडेड लैंड। माइनिंग एक्टिविटी है या मिनरल्स को ढोना है, क्वेरिंग करना है, ये सारी एक्टिविटीज ने भी बड़े से हिस्से को बेकार कर रखा है। माइंस तो मिनरल्स तो हमें अंदर से मिलता है और उसका यूज हम जैसे करें, लेकिन एक बड़ा सा जमीन का हिस्सा है जो माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से बर्बाद होता है। ओवर इरिगेशन, बहुत ज्यादा भूमि की सिंचाई करना भी हमारे लिए नुकसानदायक है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का एक बड़ा सा पोर्शन है, बहुत सारे जो जमीन है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम से ही ओवर इरिगेशन, मतलब बहुत ज्यादा पानी डालने की वजह से उसमें खारापन आ गया है या सेलाइन हो गया है और अब उसमें कोई सा भी फसल अगर उगाना चाहे तो बर्बाद हो जाता है, उग नहीं पाता। तो वो खराब हुआ है ओवर इरिगेशन की वजह से। फिर मिनरल प्रोसेसिंग, मिनरल्स जमीन से निकालने के बाद फिर उसका कई तरीके से एक्सट्रैक्शन किया जाता है, या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो मिनरल प्रोसेसिंग के कारण भी बहुत सारा जमीन का हिस्सा खराब होता है। सीमेंट इंडस्ट्री, जहां जहां भी सीमेंट इंडस्ट्री है उसके आसपास का कई स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो सीमेंट की डस्ट है, उससे जो टॉप सॉइल है, सॉइल का जो अपर लेयर है, वो एग्रीकल्चर के लायक नहीं बचता। चलिए, ये सब तो डिग्रेडेशन के कारण थे। अब उसका निवारण क्या हो, कंजर्वेशन मेजर्स, क्या उपाय है जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। हमेशा हम बचपन से भी कवर करते हैं, कई बार पढ़ा है, लेकिन सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, दिमाग से निकाल देते हैं। फिर भी स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन मेजर्स में सबसे बड़ा और सबसे मेन रोल है अफॉरेस्टेशन। बार बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वन महोत्सव, जंगल लगाए, पेड़ लगाए, हर जगह। हमारे भी स्कूल में जब भी कोई कार्यक्रम हो तो पौधारोपण किया जाता है, बच्चों का जन्मदिन हो तब पौधारोपण किया जाता है। सो अफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण, वन लगाना, जंगल लगाना, पेड़ लगाना, अफॉरेस्टेशन कहलाता है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, जहां जहां भी खेत खलियान है उसके अराउंड, इर्द गिर्द शेल्टर बेल्ट्स यानी मध्यम और बड़े पेड़ लगाना, पौधे लगाना, उसको हम कहते हैं प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। कंट्रोलिंग ओवर ग्रेजिंग, हमारे जो इतने करोड़ों मवेशी है, पशु है, उनको अगर हम ग्रेजिंग कराते हैं, चराते हैं, तो एक कुछ ऐसा मैनेजमेंट करें कि ओवर ग्रेजिंग को रोका जा सके। अगर एक पार्ट में हमने ग्रेजिंग करवाया है तो दूसरे पार्ट को कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए रिजर्व रखे। इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं ओवर ग्रेजिंग को। स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स बाय प्लांटिंग थॉर्नी बुशेस एंड कैक्टस, जो डेजर्ट एरिया है वो डेजर्ट बहुत ज्यादा ना फैले, धीरे धीरे वो एक्सटेंड होता जा रहा है, तो उसको एक्सटेंड होने से, बढ़ने से हम रोक सकते हैं। कैसे? तो डेजर्ट के इर्द गिर्द जो हिस्से हैं उसमें जो थॉर्नी बुशेस है, कांटेदार झाड़ियां है, पौधे हैं, कैक्टस है, उनको लगाकर और धीरे धीरे सैंड यानी डेजर्ट के रीजन को हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। कंट्रोलिंग माइनिंग एक्टिविटीज, जो माइनिंग एक्टिविटीज है उसे हम मैनेज करें, कंट्रोल करके चले और इस तरीके से करें कि वो हमें हमारे जो उपयोग की भूमि है, जो जमीन काम आने लायक है, उसे बर्बाद न करे, उसे खराब न करे। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ये सबसे बड़ा कारण है जो हमारे जमीन को, पर्यावरण को, वातावरण को, सबको खराब करता है। अगर इस पर हमने कंट्रोल कर लिया तो समझो आधी बाजी मान ली। अभी आपने देखा है लॉकडाउन की वजह से जब सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बंद है तो हमारा जो एनवायरनमेंट है कितना क्लीन हो गया है।
तो अगर हम डिस्पोजल एक्टिविटी जो इंडस्ट्री से निकलने वाले एफ्लुएंट्स है उसको सही तरीके से डिस्पोज करें, उनको मैनेज करें, तो हम सबसे बड़ा कंजर्वेशन मेजर यही कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब आपका एक रह गया है सॉइल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।